जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 10 अक्टूबर 2024 के विजनाइज न्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे 9 अक्टूबर के, ये उसका आंसर्स है सी बी बी। और आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिया है क्योंकि ज्यादातर और क्वेश्चन में कुछ दम था नहीं देने लायक। और मेंस के लिए भी कोई आज के आर्टिकल से तो क्वेश्चन नहीं है, बट ये पीवाईक्यू मैंने दिया है, इसको जरूर, ये 10 मार्कर है, ठीक है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। आंसर आप टेलीग्राम ग्रुप के चैट ग्रुप में भेज सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये पीडीएफ भी आपको उधर ही मिल जाएगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले हमारी न्यूज है, केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है डेविड बेकर को, साथ ही साथ डेमिस हेर्शेबिस और जॉन जम्पर को। अभी क्यों मिला है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये सब समझने से पहले पहले बेसिक समझ लीजिए। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है हमारा, बायोटेक में आएगा, और बायोलॉजी का पार्ट होगा। ओके, समझ, ओके, देखते हैं। तो देखो, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज बने हुए हैं, जितने भी सेल बने हुए हैं, हमारे जो भी ऑर्गन वर्गन है, ठीक है, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन, उन सब का काम कौन करता है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है, लेफ्ट में प्रोटीन करता है। ये सब प्रोटीन से बनता है और प्रोटीन ही ये सब काम करता है। प्रोटीन ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है। एंटीबॉडीज हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, बी सेल, टी सेल। फिर प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक होता है टिश्यूज का, हार्मोन्स का और सिग्नल सब्सटेंसेस का भी। ओके, अभी भाई ये प्रोटीन कैसे बनता है? तो भाई हमारी बॉडी के में होता है, अंदर होता है एमिनो एसिड। अभी देखो, एमिनो एसिड टोटल 20 टाइप्स के हो सकते हैं। अब इस 20 में से 11 जितने होते हैं ना, वो बॉडी अपने आप प्रोड्यूस कर लेती है, और जो 9 जितने होते हैं वो अपना खाना पीना रहना धोना उससे ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जैसा हम डाइट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो इन शॉर्ट 20 तो होते ही है, ठीक है, ये आप देख रहे हो, ठीक है, अलग अलग जैसे है, लिसिन, ल्यूसिन, हिस्टाइन, आपको याद रखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये 20 जिस तरीके से अरेंज होंगे ना, कि भाई पहले कौन सा रह रहा है, बाद में कौन सा रह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा अपना प्रोटीन, ठीक है। ये इसमें देख लीजिए, एक सीक्वेंस है ना, कि भाई हरा, येलो, ब्लू, एसेट्रा एसेट्रा। फिर ऐसे सीक्वेंस से ही फॉर्म होता है प्रोटीन। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं, छोटे में समझेंगे, ठीक है, हाइपोथेटिकल, कि भाई रेड, पिंक, येलो, तो हमारा जो प्रोटीन बन रहा है उसका हमारा नाम है के। अभी हम यही सीक्वेंस को चेंज करते हैं, ठीक है, अभी रखते हैं कि येलो, सॉरी, पिंक, येलो और रेड। तो ये सीक्वेंस चेंज हुआ ना सिर्फ प्रोटीन का, तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि प्रोटीन ये बन जाएगा पी, एग्जांपल ले रहे हैं। तो ऐसे ही एमिनो एसिड के सीक्वेंस चेंज होने की वजह से प्रोटीन भी चेंज हो जाता है। और प्रोटीन डेफिनेटली चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? हमारे बॉडी के फंक्शंस। बिकॉज प्रोटीन ही डिसाइड करता है ना कि कौन सा काम कैसे करना है, क्या टिश्यू, एसेट्रा एसेट्रा, सब कुछ। अभी देखो, किसी को ना अब तक ये नहीं पता, ये समझ गए आप, ठीक है, किसी को ये नहीं पता चल रहा था कि भाई ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस किस तरीके से तय होता है, कि कौन से प्रोटीन में कौन सा सीक्वेंस है, ये हमें अभी तक पता नहीं चल रहा था। तो भाई यही डेविड बेकर ने खोज कर ली है, उन्होंने पता लगा लिया है। और उनकी इसमें हेल्प किसने की है? तो डेमिस हेर्शेबिस और जॉन जम्पर ने। इन लोगों ने एआई का यूज किया, सबसे पहले तो एआई बनाया, एआई का नाम था अल्फा फोल्ड 2। और इसी के थ्रू उन्होंने पता कर लिया कि हाँ भाई, अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होता है और किस तरीके से प्रोटीन फॉर्म होते हैं। दैट्स इट। अभी देखो, इससे काम क्या आएगा हमें? देखो, हमें ये पता चल गया ना कि अच्छा, ये सीक्वेंस से ये प्रोटीन बन सकता है। हमें ये पता चल गया कि भाई समझ लीजिए कि एंटीबॉडी के लिए हमारा कुछ ये सीक्वेंस है, ये एंटीबॉडी का सीक्वेंस था, समझ लीजिए एग्जांपल के वाला। तो अगर हमारी बॉडी को अभी कुछ जरूरत है कि कोई बीमारी के सामने लड़ना है, तो हमें पता है ना कि भाई ये सीक्वेंस में आप प्रोटीन बना के दे दो तो हमारी बॉडी लड़ लेगी। क्योंकि एंटीबॉडी का काम क्या होता है कि कोई भी बीमारी आपके सामने आती है तो उसके सामने लड़ते हैं और उस बीमारी को हरा देते हैं। और हमें अगर ये पता चल जाता है कि अच्छा, इस तरीके से हमें एंटीबॉडी बनानी है, तो हम उसी तरीके से बनाएंगे। या फिर कुछ और भी कि भाई ये हार्मोन की जरूरत है, या फिर कोई वैक्सीन बनानी है, कोई हमारी बॉडी के अंदर प्लास्टिक चला गया है तो ऐसा हार्मोन बनाना है, या फिर ऐसा सब्सटेंस प्रोटीन बनाना है जो प्लास्टिक को खा जाए। ये सब इन शॉर्ट तो प्रोटीन ही करने वाला है, और हमें पता चल जाए कि भाई ये सीक्वेंस में बना है तो ये टाइप का प्रोटीन बन जाएगा, तो इजीली हम वो कर सकते हैं। तो बस यही डिस्कवरी कर ली है ये लोगों ने। दैट्स इट, ठीक है, यही न्यूज में था और यही है पूरा पार्ट। अभी काम क्या आएगा देख लीजिए। तो फार्मास्यूटिकल्स में काम आएगा, दवाइयां बनाने में, वैक्सीन बनाने में, फिर नैनो मटेरियल्स या फिर टाइनी सेंसर बनाने में, जो कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्लास्टिक भी कर पाए, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। आपको इन शॉर्ट बॉडी कैसे बनी हुई है वही पता चला तो आप कुछ भी कर सकते हैं।
समराइज में बता देता हूँ, ठीक है। अमीनो एसिड होता है, एसिड, उसके थ्रू बनता है हमारा प्रोटीन, और उसके सीक्वेंस के थ्रू। और प्रोटीन का काम क्या है, तो जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन हो रहे हैं, स्ट्रक्चर, फंक्शन, रेगुलेशन ऑफ टिश्यूज, ये सब कौन देखता है, तो ये प्रोटीन देखता है, ठीक है। दैट्स इट। इसमें हार्मोन, एंटीबॉडीज वो सब भी आ जाती है, उनके फंक्शन, हाँ, ये बनता बनता उनके सब कुछ यही देखता है। ओके। फिर भाई दूसरी न्यूज है लूपेक्स। लूपेक्स ना हमारा लूनर मिशन है, मून का मिशन है, जो कि हम इंडिया, मतलब हम इंडिया वाले और जापान वाले दोनों साथ मिलकर बना रहे हैं। ओके। मेन इसका फोकस क्या रहेगा, हाँ, इसके अंदर ना कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो है, वो पूरे मिशन के कुछ कुछ साधन, वो हमें नासा वाले भी प्रोवाइड करेंगे और ईसा वाले भी प्रोवाइड करेंगे। ईसा मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा मतलब यूएस की स्पेस एजेंसी, और जाक्सा मतलब जापान की स्पेस एजेंसी। और इंडिया की तो आपको पता ही है, इसरो। ओके। मेनली दो कंट्री कौन सी है, तो इसरो और जाक्सा, मतलब कि इंडिया और जापान। काम क्या है, लूनर मिशन है, मून के ऊपर हम ये अपने रोवर भेजने वाले हैं। और मून में कौन से एरिया में हम भेजेंगे, तो साउथ पोल में भेजेंगे। इंडिया लैंड भी साउथ पोल पे ही किया था, चंद्रयान 3 के यूज करते हुए। और साउथ पोल पे ही क्यों, क्योंकि ये जो एरिया है ना, वो बहुत ही कम एक्सप्लोर हुआ है, क्योंकि ये आता है टाइडल लॉकिंग जोन के अंदर। देखो यहाँ पे लिखा है टाइडल लॉकिंग जोन के अंदर। अभी ये क्या होता है, तो पता है, ये इसको हम डार्क साइड या फिर फायर साइड ऑफ मून भी बोलते हैं, दोनों जगह देख लीजिएगा। ये क्या होता है, ये एरिया ना कभी भी अर्थ से हमें दिखता ही नहीं है। क्यों नहीं दिखता है भाई, वो समझ लेते हैं। देखो, अभी देखो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा टाइडल लॉकिंग क्या है, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया है, लिख देता हूँ, एक सेकंड यार। ये देखो, ये है अर्थ, ये है मून, अर्थ, मून, अर्थ, मून। अभी देखो, अर्थ हमारा सेंटर में है और मून उसके आजू बाजू रिवॉल्व करता है, वो आपको पता है, ठीक है। अभी अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमती रहती है, अर्थ खुद अपने एक्सिस पे ऐसे 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 घूमती है, ठीक है। और मून उसके चारों तरफ भी घूमता है। अभी समझ लीजिए, जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पे, उसी स्पीड से अगर मून अर्थ की चारों तरफ घूम रहा है, सेम स्पीड अगर हो रही है, तो उसी को हम बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। अभी ऐसे नहीं समझ आया होगा, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए कि अर्थ का ये ब्लू वाला एरिया जो है, वो मून की तरफ फेस कर रहा था, तब मून भी इसी एरिया में था। अभी सेम क्या होता है, अर्थ हल्का सा ऐसे घूम जाती है, वो तो रोटेट करती रहती है अर्थ, ठीक है। हल्का सा घूम के ये एरिया आ जाता है, तो उसी के टाइम पे उतनी ही स्पीड से मून भी घुमा होता है, कि मून भी उतना ही घूमेगा कि ये जाके इधर तक ही पहुंचा होगा। मतलब अभी फिर से क्या हुआ, कि जो एरिया यही दिख रहा था, वही फिर से दिखेगा सामने। अगेन समझ लीजिए कि अर्थ और घूमती है, ये मैंने उल्टा सुल्टा बता दिया, एक सेकंड ना। अर्थ और घूमती है, और अभी पूरा उल्टा हो गई है, ठीक है। और ये मून की एक्सिस है, ये उल्टा कर दो, इसको आप बना दो अर्थ, इसको बना दो मून। अभी देखो, अर्थ पूरा उल्टा हो गई है, ये नीचे थी अभी ऊपर हो गई है, मतलब उसकी एक्सिस और घूम गई है, और अर्थ ने टर्न मारा, ऐसे कर गया टर्न इधर तक। पर सेम टाइम क्या हुआ, कि मून भी अपनी सेम जगह बदल के आगे आके इधर तक आ गया, तो सेम टू सेम रहा। इससे क्या हो रहा है, कि सिर्फ एक ही साइड है मून की, जो हमेशा अर्थ की एक ही साइड को फेस कर रही है। मतलब अर्थ कितना भी घूम ले, मून की हमेशा एक ही साइड हमें दिखेगी, क्योंकि मून उसी स्पीड में घूम रहा है जिस स्पीड में अर्थ एक्सिस पे घूम रही है। तो भाई इट इज जस्ट लाइक, यहाँ पे दूसरी मैंने बना दी, कि अगर समझ लीजिए कि मैं ऐसे 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 घूम रहा हूँ, ठीक है, मेरी आंखें हैं ये दोनों, और जो मैं एरिया को फेस कर रहा हूँ, तो मैं जिस चीज को, समझ लीजिए फ्रिज को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये फ्रिज है मेरा, तो फ्रिज भी मेरी ही स्पीड से आजू बाजू घूम रहा है ऐसे। तो जिस भी मैं आँख खोलूँगा, तो फ्रिज मेरे उसी वक़्त सामने ही रहेगा, क्योंकि वो भी मेरे तरीके से सेम स्पीड में ही घूम रहा है, ठीक है। मैं चाहूँ कितना भी स्पीड में घूम लूँ, बट अगर फ्रिज मेरे साथ सेम ही स्पीड में घूम रहा है, क्या कभी भी मैं उसकी दूसरी बाजू देख पाऊँगा? नहीं देख पाऊँगा। आप समझ गए, ठीक है ना? कि मेरी घूमने की स्पीड और सामने वाले की भी घूमने की स्पीड अगर सेम है, तो मैं कुछ भी कर लूँ, उसकी सेम बाजू ही मुझे दिखेगी, और इसी को हम बोलते हैं टाइडल लॉकिंग। क्या सिर्फ और सिर्फ अर्थ और मून में ही टाइडल रॉकिंग होती है? बिल्कुल नहीं। हमने थोड़े दिनों पहले ही पढ़ा था प्लूटो, और उसका एक मून था, उस प्लूटो का मून जिसका नाम था शेरॉन। तो प्लूटो और शेरॉन में भी टाइडल रॉकिंग होती है। फिर भाई जो अपना मरकरी है, ठीक है, मरकरी, मरकरी और सन में भी टाइडल लॉकिंग होती है, कि इनको भी सेम टू सेम ही दिखता है, क्योंकि दोनों की स्पीड सिमिलर जैसी हो जाती है। ये मरकरी वाला मत याद रखो, आपको नहीं याद रहेगा, ऊपर से कंफ्यूज हो गए।
यही याद रखो, ठीक है। अभी क्लियर हो गया? अगर मेरी घूमने की स्पीड्स और मुझे जो रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड सेम है तो वो टाइडल लॉकिंग है। बढ़िया, चलो। तो इसीलिए हम जो टाइडल लॉकिंग है, अगर एक ही पार्ट देख पा रहे हैं मून का अर्थ से, तो पिछले वाला पार्ट तो अभी तक देखा ही नहीं है ना, जो नहीं देखा है उसको हम बोलते हैं डार्क साइड या फिर फार साइड, कि वो हमें नहीं दिखती है। तो जापान और इंडिया मिलके लूपेक्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि उसी एरिया में जाके रिसर्च करेगा। इंडिया ऑलरेडी अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुका है, जिसके थ्रू इन्होंने विक्रम लैंडर उधर उतारा था, और ये फर्स्ट कंट्री बन गया था साउथ पोल पे उतरने वाली, और फोर्थ कंट्री बन गया था मून पे उतरने वाली, आफ्टर यूएस, रशिया, चाइना। इस मिशन से हमें बड़ा क्या फायदा होगा कि हमने सोचा है ना कि भाई हम भी मून पे जाएंगे, तो उसमें ये एक हमें फायदा दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भाई इंडिया के अंदर ना एनीमिया की बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहले इधर ही देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। दूसरी मिशन क्या है, सॉरी, दूसरी न्यूज़ है, उसमें एनीमिया आ रहा है, तो उसको पहले हम देख लेते हैं। एनीमिया इंडिया में बहुत तकलीफ है। अभी ये एनीमिया होता क्या है, तो आपके ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल, आपकी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की कमी हो जाए या फिर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, उसी को हम बोलते हैं एनीमिया, ठीक है। हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5th का डेटा आया था, उसमें बोला था कि इंडिया के अंदर भाई 57% वुमन को एनीमिया है, जिसका एज ग्रुप मतलब 15 से 50 आप देखो तो 57% वुमन को है। फिर 59% एडोलेसेंट गर्ल्स को एनीमिया है, और 67% चिल्ड्रंस को एनीमिया है। ये चिल्ड्रन 1 से 5 साल के बीच वाले हैं, और यह जो एडोलेसेंट गर्ल है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो क्या हम कुछ कर रहे हैं इसको टैकल करने के लिए? यस, हमारी एक स्ट्रेटेजी है एनीमिया मुक्त भारत। इसके अंदर हमने ये सोचा है कि भाई कैसे भी करके एनीमिया को हटाएंगे। अभी एनीमिया होता क्यों है भाई? रेड ब्लड सेल क्यों कमी पड़ जाएगी? क्योंकि आपका न्यूट्रिशन लेवल इतना अच्छा नहीं है, आपका खाना पीना अच्छा नहीं है, तब एनीमिया होता है। तो इसी को हम कैसे टैकल करेंगे? खाना पीना अच्छा देके, राइट। तो बस यही बात हो गई है इधर, यही बात है न्यूज में, कि भाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हमारी चल रही थी, ठीक है, 2 साल से पिछले चल रही थी। 2022 में हमने लॉन्च किया था और 24 तक हमने रखा था, रही है, और इसको और एक्सटेंड किया गया है। इसी के अंदर क्या किया जाता है भाई, हम बहुत सारी जगह पीडीएस के अंदर, इधर देख लीजिए, इधर देखिए स्कीम कवर्ड। तो भाई इसके अंदर हम जो पीडीएस होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके अंदर फिर आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सिस्टम, फिर पीएम पोषण, जो सरकारी स्कूल में बच्चों को दोपहर को खाना दिया जाता है, मिड डे मील, उसके अंदर, और दूसरी भी ऐसी कोई भी स्कीम है जिसके अंदर फ्री में खाना दिया जाता है, उसमें हम इसको ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड करेंगे भाई न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाने के लिए? तो जो भी स्कीम्स के अंदर हम राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उसके हम न्यूट्रिशनल कंटेंट को बढ़ाएंगे बाय एडिंग मोर विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इंक्रीज न्यूट्रिशनल लेवल एंड कॉम्बैट माल न्यूट्रिशन। जी एनीमिया होता है वो कम हो जाएगा ना, अगर आप बाहर से विटामिन और मिनरल्स डाल रहे हो, डेफिनेटली हो जाएगा। अभी ये जो बाहर से डालना होता है ना, उसी को हम बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। अभी समझ लीजिए राइस है, और राइस के अंदर मैं अगर बाहर से डलवा रहा हूँ तो उसको क्या बोलेंगे? राइस फोर्टिफिकेशन। व्हीट के अंदर डलवा रहा हूँ तो व्हीट फोर्टिफिकेशन। जैसे कि इधर राइस फोर्टिफिकेशन दिया हुआ है, राइस फोर्टिफिकेशन में क्या होता है भाई, तो हम फोर्टिफाइड राइस कर्नल्स को, मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको ऐड करते हैं, जिसके अंदर हमने आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और ये सब ऐड किया होता है, दैट्स इट। इसको भी 2-4 तरीके से ऐड किया जाता है, कि भाई डस्टिंग की जाती है, फिर कोटिंग की जाती है, फिर मिक्सिंग की जाती है। ये सब आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बट ऐसा होता है, ठीक है। राइस फोर्टिफिकेशन, अब समझ गए, फोर्टिफिकेशन मतलब ऊपर से विटामिन और मिनरल को ऐड करना, मिक्स कर देना, एक्सेट्रा, ठीक है। कोटिंग, डस्टिंग, मिक्सिंग के थ्रू ये लोग करते हैं। और ये जो राइस फोर्टिफाइड हुए हैं वो किसके अंदर जाएंगे? तो गरीब कल्याण अन्न योजना जो हमारी चल रही है उसके अंदर जाएंगे। इस स्कीम के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर्ड है हमारी? ये राइस फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव के अंदर तो ये सारी स्कीमें कवर्ड है, ठीक है। इसको आप अपना नोट्स में डालोगे। और जो हमने ऊपर देखा था, इसका सिर्फ आपको नाम न्यू नोट्स में डालना है और कुछ काम का नहीं है। और अगेन इसका भी, ये जो ऊपर दिखा है ये प्रोटीन वाला, उसका भी सिर्फ नाम डालना है, ठीक है। ओके, फंडिंग पे इसकी जो भी राइस फोर्टिफिकेशन के अंदर फंडिंग जा रही है वो कौन देगा? तो 100% सेंटर पैसा दे रहा है। और जो फूड सब्सिडी है वो किसके अंदर जा रही है? पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कितने बेनिफिशियरीज इसके अंदर कवर्ड है? तो अराउंड 82 करोड़ पीपल इसके अंदर कवर है, एज पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये एक्ट किसकी बात करता है? तो जो भी गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, उन सबको आपको फ्री में खाना देना है, दैट्स इट। ओके, तो आप सोचिए इतने लोगों को हम फ्री में खाना दे रहे हैं,
फ्री में मतलब 1-2 रुपया लेते हैं पीडीएस स्कीम के अंदर कि 2 रुपए किलो चावल ऐसा कुछ, बट इट इज गुड राइट, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव हेल्दी एंड बेटर डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, आगे देखते हैं अभी। अब ये समझ गए हैं ठीक है ना पूरी तरीके से। अभी देखो दूसरे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है ना राइस से रिलेटेड, जो आप बोलते हो ना ब्रेनस्टॉर्मिंग से याद नहीं रह रहा है, आप इंटरलिंक कीजिए। अगर दूसरी जगह पे कोई हेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कोई माल न्यूट्रिशन से क्वेश्चन आता है, या फिर कोई बीमारी से क्वेश्चन आता है, या फिर गवर्नमेंट के वर्क से क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट कैसे हेल्थ या पॉवर्टी को अच्छा कर रही है, और सब जगह पे आप ये स्कीम्स लिख सकते हैं ठीक है। उधर आप ये राइस फोर्टिफिकेशन भी लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। तो ऐसे स्कीम्स को याद रखिए, इनिशिएटिव्स को याद रखिए, उसकी प्रॉब्लम्स को याद रखिए। इवन आप उधर भी लिख सकते हो कि भाई इंडिया इतना क्यों ग्रो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज वी आर सफरिंग फॉर माल न्यूट्रिशन। इंडिया की वुमन क्यों नहीं ग्रो कर पा रही है, क्योंकि इंडिया की वुमन के अंदर 57% में माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, एनीमिया की कमी देखने को मिलती है, सॉरी एनीमिया है उनको, रेड ब्लड सेल की कमी है, एटसेट्रा। लिंकेजेस करके पढ़िए, आपका इजीली हो जाएगा। फिर भाई हमारी दूसरी न्यूज है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट आई है और उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है कि इंडिया ने काफी अच्छा काम किया है मैटरनल हेल्थ और फैमिली प्लानिंग के अंदर। ओके, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक यूनाइटेड नेशंस की ही एजेंसी है, इसीलिए आगे यूएन है ठीक है, और ये सब्सिडरी ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। ओके, इसका मेन काम क्या है, तो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी को, मतलब उसकी एजेंसी है, उसको ये सब देखते हैं। ओके, इंडिया के बारे में क्या क्या फाइंडिंग्स हमें मिली है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ठीक है। यहाँ पे ये जो बॉक्स में मैंने किया है ना, इसको आपको नोट्स में डालना है ठीक है अपने, ये बहुत जरूरी है। तो भाई सबसे पहले इंडिया ने मैटरनल मोर्टालिटी रेट को बाई 70% कम किया है, और हम 97 तक ले गए हैं। जबकि हमारा टारगेट क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, मैटरनल मोर्टालिटी रेट को 70 से कम लेके जाना है। तो हम बहुत नजदीक है, इसको इजीली हम लेके जा जाएंगे ठीक है ना, बहुत सारे साल बाकी हैं अभी। तो अब ये मैटरनल मोर्टालिटी रेट एमएमआर क्या होता है, तो कोई भी लेडी अगर प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, या फिर प्रेगनेंसी के आजू बाजू पहले या बाद में डेथ हो जाती है, तो उसकी को हम मैटरनल मोर्टालिटी रेट बोलते हैं ठीक है। अब ये इस रेट के अंदर हम कितने को डेटा लेते हैं, तो पर 1 लाख बर्थ देने को टोटल मारेंगे, और उसके नीचे देखेंगे भाई कितनी डेथ हो गई, उसी को बोलेंगे एमएमआर। तो अभी के लिए पर 1 लाख अगर बर्थ होती है, तो उसके अंदर 97 जितनी वुमेन की डेथ हो जाती है। अभी के लिए हमने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, 70% हम रिड्यूस कर दिए हैं और 97 तक लेके आ गए। ओके, फिर जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है वो भी बहुत अच्छा है, 2.0 चल रहा है। और आइडियल क्या होता है, बेस्ट तो होता है 2.1। 2.1 को ना परफेक्ट रिप्लेसमेंट लेवल बोला जाता है, कि भाई 2.1 मतलब क्या, कि अगर 2 बंदे गए, 2 बंदों की अगर डेथ हो जाती है, तो नए 2 बंदे का बॉर्न हो जाएगा। तो ध्यान देना 2.1 इज आइडियल, और इंडिया का कितना है 2.0, मतलब बहुत अच्छा है, ग्रेट। तो इसका मतलब हमारी फैमिली प्लानिंग अच्छी चल रही है। फिर जो प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी होती है ठीक है, बर्थ होता है, वो भी 89% वुमेन का कोई हेल्थ फैसिलिटी अच्छी खासी है वहीं पे होता है। ओके, एंड एट लास्ट इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब इन्फेंट जो होते हैं 1 साल से कम वाले बच्चे, अगर उनकी डेथ हो जाती है, उसको ही हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये पर 1000 देखा जाता है ठीक है। हर 1000 बच्चे के बर्थ को हम मेजर करते हैं, डिवाइड बाई उनमें कितने लोग की डेथ हो गई है, वो उसको देखते हैं, वो है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट IMR। वो भी हमारा डिक्लाइन हो गया है और 28 तक पहुंच गया है। इट इज अगेन आउटस्टैंडिंग वर्क, स्टिल 28 इज डेफिनेटली ह्यूज, बट पहले के मुताबिक हम काफी अच्छा कर रहे हैं ठीक है। तो आपको ना ये सब डेटा याद रखना है। अगेन कोई भी क्वेश्चन आता है फैमिली सोशल इश्यूज इश्यूज के बारे में, फैमिली प्लानिंग, हेल्थ के बारे में, तो ये सब में आप ये लिख सकते हो कि भाई यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अकॉर्डिंग इंडिया का ये पोजीशन चल रहा है। अभी आप किसी भी डेटा के आगे कोई एजेंसी का नाम लिख देते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है आंसर की, तो इसलिए इसको यूज कीजिए ठीक है। इसके लिए आप इसको अपने नोट्स में डालोगे। ओके, भाई कैसे अच्छा हुआ है, क्या इंडिया कर रहा है, तो देखो जो ऊपर आया वो तो कर ही रहा है, वो तो ठीक ही है ठीक है। इसमें हम ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, पीएम पोषण, ये सब डालेंगे, वो अलग बात है। आगे मेन मेन पॉलिसीज क्या क्या है, तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन, इसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि भाई हेल्थ केयर सर्विसेज पूरी तरीके से अवेलेबल हो वुमेन के पास ठीक है। और फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसमें अगेन
हम फ्री ऑफ एंटीनेटल केयर और फ्री कॉस्ट ऑफ यूनिवर्सली हर एक प्रेग्नेंट वुमन को देते हैं, ठीक है, कोई भी हो। एंटीनेटल केयर मतलब वही कि प्रेगनेंसी के दौरान पिछले आगे पीछे जो भी टाइम पीरियड है उस दौरान आप कितनी हेल्प कर सकते हो। ओके। और फिर मिडवाइफरी सर्विसेज इनिशिएटिव, ये भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर हमने 90,000 जितनी मिडवाइफ्स को तैयार किया। मिडवाइफ्स क्या होती है भाई? तो कोई भी ऐसी लेडी कि जो वुमेन की प्रेगनेंसी के दौरान उनका पूरी तरीके से जो ख्याल रख रहे हैं, ठीक है, उनके जो चिल्ड्रन बॉर्न हो रहा है उनका पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं, उनको हम बोलते हैं मिडवाइफ, ठीक है। ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, यूजुअली आप नर्स पकड़ सकते हो या फिर वो पर्टिकुलर जो काम करते हैं ना बेबी सिटिंग जैसा, कि अगर आप बीमार हो तो हम सब आपकी पूरी केयर ले लेंगे, उन सबको बोलेंगे हम मिडवाइफ्स, ठीक है। तो इंडिया ने बकायदा 90,000 जितनी मिडवाइफ्स को ट्रेन किया है कि आपको काम कैसे करना है। तो इट इज अगेन एक्सीलेंट वर्क। ओके चलो, तो इसीलिए हम इतना अच्छा कर पाए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये डेटा को तो डेफिनेटली आपको कहीं पे कोट करना ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है भाई, ये वाला देख लीजिए, इधर राइट राइट हैंड बाजू पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल गुजरात। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान एक डॉकयार्ड हमें मिलता था लोथल के अंदर। डॉकयार्ड मतलब क्या होता है? जो पोर्ट है ना हमारा, सेम अभी जो पोर्ट काम कर रहा है कि शिपमेंट आएगा जाएगा, कार्गो आएगा जाएगा, वही काम ये करता था, ठीक है, इन एंशियंट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। तो बस इंडिया ने भाई यही सोचा है, सागरमाला हमारा प्रोग्राम है, सागरमाला में हम क्या करते हैं, जो भी पोर्ट्स वाले शिपिंग वाले रास्ते ना, उन सबको जोड़ देना है, सारे लॉजिस्टिक इजी हो जाए उसके लिए सबको जोड़ना है। और इसी के अंदर हम ये जो लोथल है उसको डेवलप कर रहे हैं एज अ कल्चरल हेरिटेज साइट, सॉरी, मेरीटाइम हेरिटेज साइट, ठीक है। ओके। इससे हमें हम क्या एम क्या रख रहे हैं, तो इंडिया का जो रिच और डाइवर्स मेरीटाइम हेरिटेज रहा है वो सबको पता चलेगा, टूरिज्म आएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, नॉर्मल सब बातें, ठीक है। ये कहाँ पे लाई करता है, किस एरिया में है? तो भोगावो रिवर और साबरमती रिवर के बीच में ये पड़ता है, गल्फ ऑफ खंबत के एरिया में। अब ये गल्फ ऑफ खंबत कहाँ पे है? तो भाई ये जो अगर गुजरात का मैप है, ठीक है, और ये इंडिया यहाँ पे जाता है इंडिया, ये जो एरिया है ना, बीच वाला वी शेप वाला उल्टा ए वाला एरिया, यही है गल्फ ऑफ खंबत। और ये वाला एरिया पड़ता है, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, ठीक है, कच्छ और खंबत। ओके, तो इस एरिया में हमारा ये लोथल लाई करता है। आगे देखते हैं। और ये हाँ, ये सब पीवाईक्यू में भी आते रहते हैं, तो ध्यान से थोड़ा सा। ओके, ये ऐसा माना जाता है कि भाई ये ओल्डेस्ट डॉकयार्ड था जो कि मैन मेड बनाया हुआ था। ओके, डेफिनेटली होगा, इतना पुराना है भाई। और दूसरा हम देख लेते हैं मैरीटाइम हेरिटेज क्या क्या इंडिया का रहा है। तो भाई सबसे अर्ली में हम चले जाएं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये लोथल ही मिल जाता है, जिसके साथ हम मेसोपोटामिया से ट्रेड करते थे। अब ये मेसोपोटामिया मतलब कौन सा रीजन? तो अभी का जो हमारा इराक और सीरिया वाला एरिया है ना, वो वाला रीजन मतलब मेसोपोटामियम रीजन। जैसे ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये अगर इंडस रिवर पे डेवलप हुआ था ना, वैसे ये इराक और सीरिया वाला फॉर्म हुआ था टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के एरिया में, ठीक है, यूफ्रेट्स। ओके, फिर आगे देख लेते हैं, ठीक है। वैदिक एज के दौरान भी ऋग्वेद में भी मेंशन है कि हम मेरीटाइम एक्टिविटीज किया करते थे। फिर नंदा और मौर्यन डायनेस्टी के दौरान भी हमें ये मेंशन मिलता है कि भाई नेवी से ट्रेड होता था। इवन मगध किंगडम इज कंसिडर्ड टू बी वर्ल्ड फर्स्ट एवर रिकॉर्डेड इंस्टेंस ऑफ नेवी। तो एक्सेलेंट है, ठीक है, आप याद भी रखोगे कि भाई मगध किंगडम के पास पहली बार ऐसा था कि किसी के पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नेवी थी। हमें इसके इंस्टेंस मिलते हैं। फिर सतवाहना आए थे, इन्होंने तो भाई पहले कॉइन भी इशू किए थे जिसके पीछे शिप्स की सिंबल दो बनाए हुए थे। फिर गुप्ता डायनेस्टीज, ये भी भाई मेरीटाइम ट्रेड किया करते थे यूरोपियन और अफ्रीकन के साथ। फिर मराठास, इवन मराठास की नेवी तो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बोली जाती थी। इनकी नेवी के अंदर 500 जितनी शिप्स थी। ऐसा बोला जाता था कि किसी की भी ताकत नहीं थी, नॉट इवन ब्रिटिशर्स, कि वो डायरेक्ट शिवाजी को चैलेंज कर सके इन टर्म्स ऑफ नेवी। तो इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। फिर साउदर्न डायनेस्टीज की बात करें तो चोला की नेवी वाज आल्सो वेरी पावरफुल। इन्होंने ना अपनी नेवी के थ्रू फिलीपींस के एरिया तक रूल कर पहुंचना एक्सटेंड कर लिया था। फिर चेरा, पांड्या, विजयनगरा वर आल्सो फेमस फॉर देयर मैरीटाइम रिसोर्सेज एंड पावरफुल नेवी। अभी देखो, क्या आपको इसको याद रखना है? जी बिल्कुल याद रखना है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपको पूछ ले कि भाई बताइए कि इंडिया की नेवी के रिलेटेड क्या क्या हेरिटेज रहा है या फिर क्या हिस्ट्री रही है।
तो आप इनको लिख सकते हो और ईज़ी है ना, ऐसा कुछ तो है नहीं कि याद रखने में दिक्कत होगी। पहले इंडस वैली में था, फिर वैदिक एज में, फिर नंदा और मौर्याज़ ने जो मगध किंगडम था, वहाँ पे पहले इंस्टेंस मिलते हैं। फिर गुप्ता ने और एट लास्ट आप मराठा, चोला, चेरा, पांड्या सबका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ईज़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने एक बार भी अगर हिस्ट्री पढ़ी ना तो आपको ये सब नाम ऑलरेडी याद तो होंगे ही होंगे। ओके चलिए आगे देखते हैं। और हाँ अगेन ये जो लोथल है और नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसके नाम को सिर्फ आपको नोट्स में डाल देना है। अब यह नेशनल फॉरेस्ट डिक्लेरेशन सॉरी फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट, इन्होंने रिपोर्ट रिलीज की है, फॉरेस्ट अंडर फायर। ओके, देखो बाकी सब तो फालतू बात लिखी है, एक बात काम की है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि ऊपर से ही देखते हैं कि बहुत सारे गोल्स हमने बचाए रखे हैं कि भाई फॉरेस्ट को बचाना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं होने देना है, डिग्रेडेशन नहीं होने देना है। जैसे कि बहुत सारे डिक्लेरेशन है, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन, कुनमिंग मोंट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये आखिरी वाला जो है ना वो आगे इन्वायरमेंट में आपको पढ़ने में आएगा, ठीक है। पर इसमें हम कैसा काम कर रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा टारगेट है 2030 तक हमें 6.37 मिलियन हेक्टेयर जितना फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर दिया है, मतलब उतना फॉरेस्ट हमने उड़ा दिया है। जबकि हमारा टारगेट क्या था कि हम एटलीस्ट 4.3 ही करेंगे, जबकि 2 मिलियन हेक्टेयर हमने ज्यादा कर दिया है। फिर ये पॉइंट जो आपको याद रखना है कि जो फॉरेस्ट आप हटा रहे हो ना, काट रहे हो ना, उसकी वजह से 2023 में सिर्फ 3.8 बिलियन जितना CO2 इमिट हो गया है, रिलीज हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई आपको पता है जो पेड़ होते हैं वो CO2 स्टोर करके रखते हैं, उसके वो सिक्वेस्टर होते हैं। बट अगर आप ये पेड़ काट दोगे तो क्या होगा? डेफिनेटली ये CO2 जो भी स्टोर था वो एनवायरमेंट में खुला हो जाएगा। तो आप पूरा का पूरा अगर जंगल काट रहे हो तो वो पूरा का पूरा CO2 भी एनवायरमेंट में आएगा ना। तो सिर्फ जंगल काटने की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से 3.8 बिलियन जितना CO2 सिर्फ 2023 में रिलीज हो गया है एनवायरमेंट के अंदर। और इसी के साथ ये फोर्थ लार्जेस्ट इमिटर बन जाता है फॉरेस्ट, सिर्फ CO2 का, आफ्टर चाइना, यूएस, इंडिया। अब सोचिए बहुत ही बड़ी बात है, आप इसको डेफिनेटली नोट्स में डालोगे और कहीं ना कहीं यूज करोगे जहां पे भी आप कर सकते हो, ठीक है, कि फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट कैसे बर्बाद हो रहा है, या कुछ भी, किधर बहुत सारी जगह पे यूज हो सकता है। ये एक काम का था, वो मैंने बता दिया। बाकी सब पबलू बेकार बेकार से हैं कि भाई 1.4 मिलियन जितने की बायोडाइवर्सिटी एरियाज थे उनके फॉरेस्ट को हमने तोड़ दिया है, ट्रीज कवर को लॉस किया है। फिर 1/3 ऑफ एरिया है वो लॉस टू फायर हो गए हमारे। फिर रिस्टोर किया है, रिस्टोर 30% ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप बाय 2030 का जो हमारा टारगेट था, उसमें बॉन्ड चैलेंज के अंदर उसमें सिर्फ हम 18% ही अभी तक बचा पाए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ड्राइवर्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? सबसे पहले तो कमोडिटी प्रोडक्शन, इतनी सारी कमोडिटी की डिमांड है तो फॉरेस्ट कटेगा ही कटेगा। फिर शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, तो ये भी एक कारण है कि हम एग्रीकल्चर से हट के जो फॉरेस्ट की रिसोर्सेज है उसको लेते जा रहे हैं। फिर माइनिंग एरियाज है कि फॉरेस्ट के एरियाज में बहुत सारे ना रिसोर्सेज पड़े होते हैं, तो हम फॉरेस्ट काट काट के माइन करते जा रहे हैं उस रिसोर्सेज को, तो ये भी दिक्कत है। वैसे भी आपको बहुत सारे रीजंस पता है यार डिफॉरेस्टेशन के ना, मुझे कोई बताने की इसमें जरूरत है नहीं। रिकमेंडेशन क्या क्या है भाई? सबसे पहले तो इकोसिस्टम को बचा के रखो, फिर टारगेट रखो कि 30% जितना हमें बचाना है। और की बायोडाइवर्सिटी एरियाज होते हैं उसके जो पेड़ पौधे हैं उनको आप और ज्यादा इंटीग्रिटी से और ज्यादा कंजर्वेशन वैल्यूज देख के प्रोटेक्ट कीजिए। दैट्स इट, सब बकवास बात है, कुछ काम का नहीं है। सिर्फ हमें यही बात याद रखनी है कि जितना CO2 इमिट किया है इसको क्योंकि हम काम में लेंगे, बाकी रिपोर्ट भी इतना काम का नहीं है। ओके चलिए आगे देखते हैं। अभी हमारी शॉर्ट न्यूज है। सबसे पहले है एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। देखो एनाकोंडा, आपने ये मूवी में देखा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा सांप होता है अजगर। और ये अजगर किसी को भी कैसे मारता है, कोई भी अजगर कैसे मारता है कि आपके आजू बाजू ना, ये अगर बंदा खड़ा है कोई, ठीक है, उसके आजू बाजू एकदम लिपट जाएगा पूरी तरीके से, और उसकी सांस ही बंद कर देगा और उनकी हड्डियों को कुचल देगा। तो वो कायदे से क्या कर रहा है, आपको कोई काट वाट नहीं रहा है, बट आपका जो सांस लेने का था उसको ही उसने बंद कर दिया। सेम स्ट्रेटेजी हम ये देखते हैं जियो पॉलिटिक्स में भी, कि भाई एनाकोंडा स्ट्रेटेजी, इसके अंदर क्या होता है कि भाई आप सामने वाले एनिमी की इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर को ऐसे ही खत्म कर देते हो विदाउट इवन एंगेजिंग इन वॉर। जैसे कि चाइना कर रहा है ताइवान के सामने, ये भाई साइबर वॉरफेयर कर रहे हैं, फिर साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं और मिलिट्री मनूवर्स कर रहे हैं, कायदे से कर नहीं रहे हैं बट ऐसा कर रहे हैं। जैसे कि भाई वो ताइवान के एरिया में ये जाते हैं और ये प्लेन उड़ा के वापस आ जाते हैं,
तो अभी ताइवान क्या करेगा, उसके टैकल करने के लिए डरेगा कि अरे यार हो सकता है कि चाइना कल हमला कर दे, 10 प्लेन बना लेते हैं। अब ये 10 प्लेन बना लेगा तो उसका कितना पैसा चले जाएगा, बहुत जाएगा। और ये जो पैसा अगर प्लेन बना में जा रहा है, और इससे क्या नुकसान होगा कि जो ये पैसा प्लेन में गया उससे हो सकता था कि वो स्कूल बनाने वाला था, बट वो अब नहीं बन सकता है। तो इसी तरीके से सामने वाले नेशन को पूरी तरह खत्म कर देना कि वो अपना पैसा और अपनी मिलिट्री पावर सब कुछ हार जाए। सो इट इज एनाकोंडा स्ट्रेटेजी। इसमें हम कायदे से कोई अटैक वटैक नहीं करते हैं, बट ऐसे ही सामने वाले नेशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी है उसका जेनेसिस क्या है, तो अमेरिकन सिविल वॉर के दौरान ये यूज हुई थी। क्या ये हुई थी जानने का कोई जरूरत नहीं, इन शॉर्ट इन्होंने कुछ वो मिशिगन रिवर में यूज किया था इसको। ठीक है, चलो काम का नहीं, हटाइए वो, जन खामखा दिमाग में कचरा नहीं भरना है। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मॉड्यूलर सर्वे। ये एनुअल सर्वे है, कौन निकालता है, तो मॉस्पी निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या क्या फाइंडिंग्स आई है भाई, इसको हम भाई ऐसा भी बोल सकते हैं भाई, कंक्लूड हुआ था 79th नेशनल सैंपल सर्वे से। आप इसको ना कोट यही करोगे, एज पर नेशनल सैंपल सर्वे डेटा, यही आपको काम आएगा। की फाइंडिंग्स क्या क्या है भाई, ड्रिंकिंग और वाटर सैनिटेशन की बात करें तो 97 हाउस होल्ड्स के पास टॉयलेट भी है और 95% हाउस होल्ड्स के पास ड्रिंकिंग वाटर की भी फैसिलिटी है। फिर क्लीन फ्यूल तो 64% आसपास हाउस होल्ड्स के पास क्लीन फ्यूल है फॉर कुकिंग। फिर एजुकेशन तो 15 से 24 साल के बच्चों के अंदर अराउंड 97% जितने जो स्टूडेंट्स वो रीड और राइट कर सकते हैं। फिर हेल्थ की बात करें तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो रूरल के लिए अराउंड 4,000 है और अर्बन एरियाज के लिए अराउंड 5,000 है। नॉर्मल सब बात है, ठीक है। ये क्या आपको काम आएगा, आई डोंट थिंक सो आपको काम आ सकता है। हाँ, गवर्नमेंट की कोई अच्छी बात लिखनी है तो आप इसको याद रख लिए हो तो ठीक है, बाकी नहीं याद है तो टू बी ठीक है, इट इज फाइन, ठीक है। बट हाँ, रख सकते हो तो रख लीजिएगा, अपने नोट्स में आप ऐड कर दीजिए, तो कभी आपको पढ़ना हो तो आपको काम आएगा। बाकी इग्नोर भी कर सकते हो, बट कर लीजिए तो अच्छी बात है। चलो डाल ही दीजिएगा, अपने नोट्स में डाल देना। फिर है भाई नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एनसीबीसी। ये क्या है भाई, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मतलब आर्टिकल, किसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है एज आर्टिकल 338 बी। और दूसरी बॉडी होती है स्टेट्यूटरी बॉडी, जिसको कोई एक्ट के थ्रू बनाया गया है। फिर एक और बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको ना ही एक्ट के थ्रू बनाया गया है ना ही कोई आर्टिकल में मेंशन है, बट इसको सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाया गया है। ओके, इस एनसीबीसी का भाई कॉम्पोजिशन क्या है, तो एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है और 3 अदर मेंबर्स है, मतलब कि 1+1+3। फंक्शन क्या क्या है, तो इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर करता है ऑल मैटर्स रिलेटेड टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, और इंक्वायर करता है स्पेसिफिक कंप्लेन रिगार्डिंग दिस, जैसे कि उनके कोई राइट, सेफगार्ड्स एक्सेट्रा। ओके, इसको 102nd अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया था इन 2018। न्यूज में क्यों था भाई, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली बोला था कि कुछ कास्ट है हमारी, उनको आप ओबीसी लिस्ट में डाल दीजिए, दैट्स इट, इसीलिए न्यूज में था। अभी किसको स्पेसिफाई करना सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड और किसको नहीं करना, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये प्रेसिडेंट करता है। और इनको डाल भी आएगा सिर्फ प्रेसिडेंट ही, ठीक है, एज पर आर्टिकल 342A। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। अभी आपका काम क्या है कि नोट्स के अंदर आप सिर्फ इसका नाम मेंशन कर दो कि एनसीबीसी वाज इन न्यूज, कि जब आप पढ़ो तो आपको वो ध्यान आए। ओके, फिर है क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगेन ये काम का नहीं है, ये किसने बनाया, तो आरबीआई ने प्रपोज किया है कि भाई ऐसा कुछ हम बनाते हैं, आरबीआई क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें सब कुछ डेटा होगा, वेब बेस्ड डेटा, कि किस टाइप के कुछ कुछ सोर्सेज आ सकते हैं, जैसे कि मीटरोलॉजिकल, जियोस्पेशियल एक्सेट्रा। और सेकंड पार्ट उसका बनेगा, उसके अंदर डेटा पोर्टल रखा जाएगा। अगेन सेम डेटा होगा जो कि सिर्फ कुछ रेगुलेटरी एंटिटीज को ही मिल सकता है। इन शॉर्ट जो भी क्लाइमेट रिस्क होती है ना, उसकी इंफॉर्मेशन का डेटा, दैट्स इट, ये कुछ काम का नहीं, ठीक है, हटाइए। हाँ, पर ये काम क्या करेगा, तो जो भी क्लाइमेट रिस्क होते हैं ना, उसका आप असेसमेंट कर पाओगे, उसकी बैलेंस शीट तैयार कर पाओगे कि भाई ये अगर आता है तो कितना खर्चा हो सकता है, ये पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, समझ गए आप, ठीक है। फिर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। तो भाई यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को बनाया गया था 9 अक्टूबर 1874 के अंदर बाई ट्रीटी ऑफ बर्न। अभी बर्न क्या है, तो स्विट्जरलैंड की जगह है, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर भी बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी जो एनिवर्सरी है, बनाने वाला दिन है, उसको हम वर्ल्ड पोस्ट डे के दिन से भी जानते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर इंटर टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, मतलब कि सबसे बड़ी कौन है,
तो ITU है। ओके, इसके मेंबर्स 192 कंट्रीज है, इंडिया इज ऑल्सो इट्स मेंबर। ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव मेंबर है और ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ओके, न्यूज में क्यों था भाई? तो इंडिया की पोस्ट ने रिसेंटली इशू किया है अपना एक पोस्टेज स्टैम्प इशू किया, मार्क द 150th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अभी। और हाँ भाई, यहाँ पे ना इंडिया पोस्ट का दिया है, तो हल्का सा हम इंडिया पोस्ट के बारे में ध्यान लेते हैं। तो इंडिया पोस्ट कब बना था? तो 1854 में ये बना था। और किसके द्वारा बना था, मतलब कौन बनाया था इसको? तो भाई जो डेलाहौसी था, जो डेलाहौसी का हम डॉक्टर इन लैब्स बहुत फेमस है, उनके दौरान पास हुआ था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट। तो क्या 1854 से पहले क्या पोस्ट नहीं होती थी? नहीं होती थी। 1837 में ही हम पोस्ट लेना देना शुरू कर दिए थे, बट कायदे से जो पोस्ट एक्ट है वो हम 54 में लेके आ गए, और तब से हमने कायदे से इंडिया पोस्ट को इस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, अभी आपको गवर्नर पूछा जाएगा तो कौन था? तो डेलहाउसी था। ओके, डेलहाउसी। काम का तो मेनली यही है, ये UN वाला तो ठीक है। अभी फिर भाई नई रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट है लिविंग प्लानिट रिपोर्ट। अगेन इसमें जो डेटा दिया गया है इसको आपको नोट्स में डालना है। लिविंग प्लानिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने रिलीज की है, और इसमें क्या बोला है कि पिछले 50 सालों में हम वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को 73% जितना लॉस कर दिए हैं। इसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ पे लूज किया है, कहाँ पे सबसे ज्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हुई है, पॉपुलेशन? तो स्पेशली ओशन के अंदर पानी वाली फ्रेश वाटर पॉपुलेशन लॉस हुई है। सॉरी, यहाँ ओशन नहीं, फ्रेश वाटर पॉपुलेशन, फॉलोड बाय टेरेस्ट्रियल और फॉलोड बाय मरीन पॉपुलेशन। मतलब सबसे पहले फ्रेश वाटर की पॉपुलेशन कम हुई है, फिर टेरेस्ट्रियल कम हुई है, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड वाली है, और फिर कम हुई है मरीन वाली। ठीक है, बस यही एक लाइन काम की है कि एज पर लिविंग प्लानिट रिपोर्ट इन लास्ट 50 years वी हैव लॉस्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन डिक्लाइन बाय 73%। ओके, आगे देखते हैं। UPI 123 और UPI लाइट। तो भाई जो फीचर फोन होता है, मतलब जो सिंपल फोन है, सादा फोन है, जिसको हम वो डब्बा फोन भी बोलते हैं ना, तो उसके थ्रू भी अब आप यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। थोड़ा टाइम हो गया है इसको भी चालू हुआ है, बट इन शॉर्ट कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको वैसे एक नंबर डायल करना है, ऊपर से IVR का बोलेगा भाई, भाषा भाषा में 12 भाषा में ये बात कर सकता है, और फिर आप जिधर भी पैसा ट्रांसफर करना चाहते हो उधर पैसा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर ये न्यूज में क्यों था हमारा? तो पहले हमारी लिमिट थी ये फीचर फोन से ट्रांसफर करने की 5,000, उसको बढ़ा के हमने 10,000 कर दिया है। ओके, और ये UPI लाइट क्या होता है? ये 123 पे हमने देख लिया। ठीक है, तो भाई UPI लाइट के अंदर आप विदाउट एंटरिंग UPI पिन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, इसी के लिए है, और ये लो वैल्यू ट्रांजेक्शन हो सकता है। इसकी लिमिट को भाई हमारी हमने पहले 500 रखी थी, उसको हमने बढ़ा के 1000 कर दिया है, और जो वॉलेट लिमिट है कि वॉलेट में कितना पैसा डाल सकते हो, उसको 5000 कर दिया है, पहले ये 2000 थी, दैट्स इट, इसलिए न्यूज में था। फिर है स्लैग। तो भाई कोई भी, यहाँ पे देख लें स्लैग, तो कोई भी इंडस्ट्री हो, जैसे कि आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है ना, मतलब आयरन या स्टील हम बना रहे हैं, उसमें से जो कचरा निकल रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं स्लैग। अब ये जो स्लैग होता है, अगर स्टील का स्लैग निकला है तो स्टील स्लैग, आयरन का निकला है तो आयरन स्लैग, दैट्स इट। अभी इस स्लैग के अंदर मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड्स होते हैं, और देखो ये सब है तो हमें क्या काम आएगा भाई? तो ये ना न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिडिटी को अंदर। आप अगर एग्रीकल्चर फील्ड में डाल दो, उधर जो फील्ड है वो एसिडिक है, तो उसको ये ठीक कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। तो केमिकली ये स्टेबल होते हैं, और साथ ही साथ ये मेजर कंपोनेंट है आर्टिफिशियल ग्राउंड ग्राउंड के लिए, अगर आपको बनाना है तो। इवन आप लिथिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये स्लैग को हार्डन कर सकते हो, मतलब एकदम ही मजबूत कर सकते हो, और इवन आप इनटू सेडिमेंट्री रॉक्स भी इसको फॉर्म कर सकते हो, मतलब चेंज करवा सकते हो। इससे आपका आर्टिफिशियल ग्राउंड क्रिएट हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। आप सोचिए, ये ना ये स्लैग है, समझ लीजिए बहुत गर्म है अभी के लिए, ये थोड़ा सा सूख भी जाता है ना तो मजबूत ही होता है। अभी आपने कुछ कुछ प्रोसेस कर दिया और एकदम बिछा दिया ये ग्राउंड के, मतलब कोई भी जमीन के ऊपर, तो आपका आर्टिफिशियल ग्राउंड क्रिएट हो ही जाएगा ना, डेफिनेटली हो जाएगा। और ये सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक मतलब क्या होता है? देखिए हल्का सा मैं रॉक का साइकिल आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देख ले, ये कोई रॉक है, इसके ऊपर कोई प्रोसेस हुई और ये रॉक टूटा सूटा, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल में बीच हो गया, ऐसे छोटे छोटे इसके पार्टिकल हो गए। अभी यही छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर कोई मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ,
और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स वापस से जुड़ जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। और इसी जुड़े हुए पार्टिकल से जो रॉक बनता है ये एकदम सॉलिड होता है। ये तो अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये एकदम ही सॉलिड हो जाएगा, इतना मजबूती से जुड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ओके चलो। तो इन शॉर्ट सेडिमेंट से जो बनता है वो सेडिमेंट्री रॉक। और ये क्या भाई न्यूज में क्यों था? तो न्यू काइंड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक मेड फ्रॉम कोस्टल स्लैग डिपॉजिट्स इन यूके, इसलिए न्यूज में था। ओके, और ये यूके में ना हमें सबसे ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि यूके में ही शुरू हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इसी के एरिया में इंडस्ट्री की बहुत सारे स्लैग वैसे ही पड़े हुए हैं सालों से, तो वो ऑटोमेटिकली सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसीलिए हमें ज्यादा देखने को मिलता है। अभी लास्ट न्यूज है हमारी साउथ अफ्रीका को लेकर। रिसेंटली ना आईएनएस तलवार, हमारी जो शिप है, वो पहुंची है साउथ अफ्रीका कोस्ट पे फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज इप्सा मर। इप्सा मतलब क्या है भाई? ये इप्सा, इप्सा मतलब इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और मतलब मैरीटाइम एक्सरसाइज। ओके, तो साउथ अफ्रीका की लोकेशन देख लो। तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें साउदर्न मोस्ट कंट्री है साउथ अफ्रीका। ओके, इसके आजू बाजू की बॉर्डरिंग कंट्रीज नामिबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, एस्वाटिनी, लिसोथो एसेट्रा। और ये लिसोथो, और ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे हम, एक सेकंड रुकिए। फिर मैरीटाइम बाउंड्री इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन के साथ बनाता है, ये वाला अटलांटिक और ये वाला इंडियन। ओके, मेजर रिवर लिम्पोपो और ऑरेंज, ये याद रखना है, ठीक है, ये पूछा गया है। और माउंटेन रेंज ड्रेकन्सबर्ग। अभी देखो, देख लेते हैं ये लिम्पोपो, ड्रेकन्सबर्ग, ऑरेंज, ये सब काम का है, तो हल्का सा देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, मैं पेन एक सेकंड चेंज कर लेता हूँ। देखो ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपका पड़ता है ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन रेंज। ठीक है, ये डी में लिख देता हूँ, ठीक है, ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन रेंज। फिर ब्लू कलर में ले लेते हैं, रिवर है इसलिए। ये वाले एरिया से, यहाँ से निकलती है आपकी ये लिम्पोपो रिवर, सिर्फ ली लिख देता हूँ। और पूरे के पूरे इस एरिया में बीच में से, यहाँ पे जो माउंट रेंज है उसी के एरियाज में से ये जो निकल रही है रिवर, ये है ऑरेंज रिवर। ठीक है, तो आपको लिम्पोपो, ऑरेंज और ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन रेंज का पता चल गया है। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे ना प्लेट्यूज कवर्ड विथ रोलिंग ग्रासलैंड्स, इधर बहुत सारे ग्रासलैंड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं हाई वेल्ड्स, और ट्री डॉटेड प्लेन्स भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं बशवेल्ड। अभी अगेन दोनों का मैं मतलब समझा देता हूँ। देखो ये रोलिंग ग्रासलैंड बोला हुआ है, ठीक है। रोलिंग ग्रासलैंड्स क्या है? हाई वेल्ड्स इसको बोलते हैं। हाई शब्द कुछ दिख रहा है ना, हाई। वेल्ड्स मतलब नॉर्मल ग्रासलैंड। हाई मतलब, देखो ये ना जो टेरेन है ना, वो ऐसी कुछ टेरेन है, हल्का फुल्का, ये ऊपर आ गया, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये ऐसे ऐसे, मतलब हल्के हल्के ऊंचाइयां आ रही है तो इसके अंदर ग्रास ही, ये सब ग्रास ही है, बट ये हल्का हल्का ऊपर नीचे जो हो रहा है ना, इसी के लिए है हाई वेल्ड्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं रोलिंग ग्रास लैंड्स। फिर भाई ट्री डॉटेड प्लेन्स मतलब प्लेन एरिया, मतलब ये होता है कि एकदम प्लेन एरिया है, इसके अंदर बीच बीच में अगर कोई ट्री आ जाता है, बीच बीच में हल्का फुल्का स्कैटर्ड ट्रीज है, मतलब छोटे छोटे कहीं दूर दूर, तो उसी को बोलते हैं ट्री डॉटेड। क्योंकि ये समझ लीजिए, आप अगर ऊपर से देखोगे, मतलब एकदम आसमान से देख रहे हो, तो आपको ऐसा दिखेगा ना कि पूरा ग्रासलैंड और बीच बीच में कुछ ट्री, तो ये दिखेगा ना डॉटेड ग्रासलैंड्स, तो इसी को हम बोलते हैं बुश वेल्ड्स। ठीक है, तो आपको हाई वेल्ड्स और बुश वेल्ड्स दोनों पता चल गया। वेल्ड्स मतलब क्या है? ग्रासलैंड्स। और बुश मतलब ये छोटे छोटे पेड़ दिख जाए, और हाई मतलब ऐसा हल्का सा टेरेन, थोड़ा सा हाई है, तो उसको हम बोलेंगे हाई वेल्ड्स। और फिर एक लास्ट टर्म है कि प्लेट्यू लैंड सराउंडेड बाय माउंटेनियस रीजन इज कॉल्ड ग्रेट एस्कर्पमेंट, इसको बोलेंगे एस्कारपमेंट। ओके, इन शॉर्ट क्या है कि ये रीजन है, इसमें ये प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है कि भाई बीच में, प्लेन के बीचों बीच एक छोटी सी उठी हुई, छोटी नहीं बड़ी उठी हुई जगह, और वो भी एकदम फ्लैट हो, तो उसको हम बोलेंगे प्लेट्यू। अब इस प्लेट्यू के आजू बाजू भी अगर माउंटेन रेंज है, पूरी माउंटेन रेंज, तो उसको हम बोलेंगे ग्रेट एस्कर्पमेंट। ओके, ठीक है, चलो यही था न्यूज में। आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत तो लगती है भाई वीडियो बनाने के लिए। स्पेशली ऐसी कोई मैं कोशिश करता हूँ कि चीज न रहे कि आपको पता ना चले। ठीक है, इफ यू लाइक इट, यू कैन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड यस, पीडीएफ ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाए, और आपका कुछ डाउट हो तो आई विल रिजॉल्व इट, एंड यू कैन डेफिनेटली शेयर योर आंसर्स देयर। व्हेनेवर आई गेट टाइम आई विल चेक इट। एंड ये आपका क्वेश्चन है आज का मेंस का, देख लीजिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने ट्राई किया है
ये PYQ है कि आज जो हमने पढ़ा है उसके थोड़ा का लिंकेज में आपको मिल जाए, इसलिए मैंने ये पॉवर्टी वाला दिया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सुनने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद।